नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। अब कांग्रेस पार्टी की आज के समय में जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति यह है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी जहां पर कुछ करना था वहां पर कुछ करने के बजाय भागती हुई सी दिखाई देती है। इस वक्त 5 राज्यों में, या हम कहें कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए। उस चुनाव में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी ने केरलम के अलावा कहीं पर भी जो है वो चुनाव को लड़ाई नहीं, पहले ही जो है वो सरेंडर कर दिया। आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि संगठन के स्तर पर आप अगर कांग्रेस पार्टी की बात करोगे तो आप अधीर रंजन चौधरी को छोड़ दीजिए, संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी जीरो। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी की उस रणनीति के बारे में क्या कहेंगे जब कांग्रेस पार्टी ने 280 से ज्यादा उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में उतार दिए? अच्छा होता कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पर, क्योंकि 4 से 5 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि मजबूत नहीं है, वहां पर चुनाव जो है वो लड़ती और 5 सीटें अपने कब्जे में करती और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता वहां पर रैलियां करते। लेकिन राहुल गांधी कार में बैठकर वीडियो बनाते हैं, और वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ। अब ममता बनर्जी के खिलाफ इसलिए क्योंकि अगर ममता बनर्जी ये चुनाव जीत जाती है तो आप सोचिए कि 4 मई के बाद क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, एक सेटबैक होगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब होगी। लेकिन अगर आप ममता बनर्जी के नजरिए से देखते हैं तो ममता बनर्जी की जीत का दुख जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में दावा ठोक देगी और राहुल गांधी का नेतृत्व को जो है कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। तो अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाते हैं तो राहुल गांधी का के लिए इंडिया अलायंस में या विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें कुछ समय के लिए राहुल गांधी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचा लेंगे। यह हम जो है वो इसका इस तरीके से आकलन में समझ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आसाम में कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर क्यों किया? जिस तरीके से केरलम में कांग्रेस पार्टी ने पूरा दमखम दिखाया, ठीक उस तरीके से आसाम में क्यों नहीं दिखाया? और आज की स्थिति में आसाम में अगर आप देखोगे तो डीके शिव कुमार को आसाम भेज दिया गया गुवाहाटी के लिए, और लगातार जो है वो एक माहौल बनाने का कि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा कब होता है? जब स्थिति हरियाणा जैसी बने, या उसके भी अगर आप देखोगे तो क्लोज फाइट की स्थिति में आए। लेकिन आसाम में क्लोज फाइट की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है? और फिर उसमें अगर आप देखोगे तो इस वक्त राहुल गांधी, जब मैं ये कहता हूं कि जहां होना चाहिए था वहां नहीं होकर वो इस वक्त अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार गए, ट्वीट आए, नरेंद्र मोदी सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा किया। तो राजनीतिक आरोप की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ठीक है, राजनीति में जो है वो आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अंडमान निकोबार राहुल गांधी गए क्यों? तो राहुल गांधी इसलिए गए, भारत सरकार ने लगभग 81,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की एक मंजूरी दी है अंडमान निकोबार के लिए, जहां पर पोर्ट के साथ में एयरपोर्ट, इसके अलावा एक टाउनशिप, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पावर प्लांट वगैरह इस तरीके से स्थापित किया जाएगा। और इस दृष्टि से नहीं कि आप जो है वो वहां पर डेवलप किया जाएगा, क्योंकि भारत ने कभी जो है वो अपने आइलैंड को डेवलप किया ही नहीं। और इसी वजह से आपने देखा कि मालदीव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप गए, एक फोटो डाली थी समुद्र के किनारे, क्योंकि भारत के पर्यटक जो है वो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार नहीं जाकर वो जाते हैं मालदीव या दूसरे देशों में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इस प्रोजेक्ट का मायने क्या है।
तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के मायने देखोगे तो वो देखोगे हिंद महासागर, स्वेज नहर और दूसरे जो जिसको हम कहें कि व्यापारिक जो मार्ग है उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तो भारत सरकार अपनी रणनीति के तहत आप कह सकते हो कि चीन को कमजोर करने के लिए इस तरीके से अंडमान निकोबार में काम कर रही है। अब इसका विरोध चाइना, समझ में आता है कि चाइना क्यों कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इसका विरोध करे तो आपको समझना पड़ेगा कि ठीक चाइना के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी। अब आप इसमें जो है वो जितने भी पर्यावरणविद है आप उनका जो है वो मसला उठा सकते हैं, मानवाधिकार वालों का उठा सकते हैं, जनजातियों का ले सकते हैं, या फिर हम कहें कि पेड़ों की कटाई का ले सकते हैं। तो अगर आरोप प्रत्यारोप है तब तक तो ठीक है, लेकिन सच्चाई यह भी है जो हमें स्वीकार करनी चाहिए कि विकास जो है वो हमेशा प्रकृति का नुकसान ही मांगता है। और किस तरीके से मांगता है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जो है वो अपने भविष्य की रणनीति को देखते हुए ऐसा कुछ कर रही है। अगर भारत सरकार को या भारत को अपने आप को मजबूत करना है तो यह करना पड़ेगा, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि जितनी दूर में इसको हम कहें कि प्रोजेक्ट को जो है वो खड़ा किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, तो पेड़ कटना स्वाभाविक है। अब ऐसी सूरत में जब कांग्रेस पार्टी इसकी बात करते हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी इसके सहारे, अडानी के सहारे नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन हमें यह भी पता करना पड़ेगा, हमें यह भी जो है वो तथ्य निकालने पड़ेंगे कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो उस वक्त अडानी के साथ अशोक गहलोत एक मंच शेयर कर रहे थे और लगभग 65,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे। और उसमें शर्त एक और थी जिसकी आप अगर आपको पता है, नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन शर्त यह थी कि छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप की 4 खानें बंद थी। तो वो अडानी ग्रुप ने जो 4 खाने वहां पर जो माइनिंग का जो काम किया, तो क्या पेड़ों की कटाई नहीं हुई? और अगर पेड़ों की कटाई हुई तो फिर अशोक गहलोत उन खानों को वापस चालू कराने के लिए 10 जनपद या हम कहें कि सोनिया गांधी के बंगले के चक्कर क्यों काट रहे थे? तब पर्यावरण की चिंता जो है वो राहुल गांधी को नहीं हुई, तब पर्यावरण की चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं हुई, तब जो है वो अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी की चिंता नहीं की गई। तो यह है राहुल गांधी या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र। और फिर जब हम आते हैं कि आप अंडमान को बचाने निकले हो, लेकिन कर्नाटक जो है वो अपनी लड़ाई के पीक पे आ गया है। आप उठाकर देखिए, आज से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, जब लगभग 25 से 30 विधायक दिल्ली में आकर डेरा डाल दिए थे। और मैंने उस वक्त भी बात की थी कि सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री है इस वक्त, जो अहिंसा की राजनीति करते हैं, लिंगायत समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरी तरफ वोकालिंगा से आते हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार रिसोर्सफुल है कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी जो है वो राइट एंड, क्योंकि अगर आप देखोगे आसाम वाली जो खबर मैंने बताई वो इसका मकसद भी यही था कि हॉर्स ट्रेडिंग जब जब कांग्रेस पार्टी पर खतरा आता है तब तब डीके शिव कुमार की याद आती है। तो फिर डीके शिव कुमार से जो वादा किया गया था और अब तो पब्लिक डोमेन में वो आ चुका है, तो कांग्रेस पार्टी उससे भाग क्यों रही है? आखिर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर ही लेंगे। लेकिन इससे पहले बिहार के चुनावों में मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट था कि मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान लेगा। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के बजाय हाईकमान जो है वो गांधी परिवार को माना जाता है। लेकिन आज की स्थिति में और मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर आप देखोगे तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, प्रियंक खड़गे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसके लिए वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जितनी बड़ी होगी और जितनी ये जो है वो टाइम लेगी, समय लेगी, उतना फायदा। जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में एक दलित कार्ड खेला गया था, शायद कांग्रेस पार्टी उस दलित कार्ड पे आए और एक 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले दलित को जो है वो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वार्थ जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है।
दूसरी तरफ है सिद्धारमैया। तो सिद्धारमैया के हिसाब से अगर आप देखते हो तो देवराज उर्स जो कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले या 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में सिद्धारमैया अकेले ऐसे मुख्यमंत्री है कर्नाटका के इतिहास में जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा एक ऐतिहासिक जिसको हम कहें कि 7 साल और 239 दिन का, तो उस आंकड़े को भी सिद्धारमैया 7 जनवरी को पूरा कर चुके हैं। तो वो सारी चीजें जो सिद्धारमैया के लिए होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। तो अब सवाल यह उठता है, जिस तरीके से गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री पद मांगना कोई गलत नहीं है, और इसका क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल का कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो आप सोचकर देखिए कि इस वक्त डीके शिव कुमार का जो गुट है वो किस तरीके से कर्नाटक की राजनीति को जो है वो गरमाए हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर डीके शिव कुमार को या डीके शिव कुमार के धैर्य की जो परीक्षा है वो कांग्रेस पार्टी कब तक लेगी, और इस धैर्य के चक्कर में कहीं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आसाम हासिल नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है, केरल में आप कह सकते हो कड़ी टक्कर है एलडीएफ और यूडीएफ के, तो जो चुनावी राज्य हैं उनका भविष्य क्या है वो बाद का है, लेकिन जो है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही राज्य हैं जिसमें से तेलंगाना को छोड़ दे तो हिमाचल और कर्नाटक में कोई खास अच्छा जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है नहीं। और अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटका को खो देती है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है। अब यह सोचना जो है वो कांग्रेस पार्टी ने है, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को, और कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो करना चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, जो नहीं करना था वो तय है कि कांग्रेस पार्टी ने करना ही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।